हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे इस नई प्लेलिस्ट में। पिछला वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसमें बताया गया था कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो ये डीप लर्निंग के सारे एल्गोरिदम और फंडामेंटल्स अच्छे से समझ में आए, इसलिए ये प्लेलिस्ट शुरू की गई है। इसमें कुछ प्रीरिक्विजिट होता है, उसमें एक प्रीरिक्विजिट है अपना लीनियर रिग्रेशन। तो आज हम लोग लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। लीनियर रिग्रेशन बेसिकली दो टर्म से बना है, लीनियर और रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और लीनियर इसमें क्या कह रहा है? लीनियर बता रहा है कि वो रिलेशनशिप कैसी है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, मतलब द फंक्शन वुड बी गिविंग अस अ स्ट्रेट लाइन that determines the relationship between an independent variable and a dependent variable। तो अब ये स्ट्रेट लाइन जो है, मतलब जो हमारी लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y, वो स्ट्रेट लाइन का फंक्शन क्या होगा? तो हम लोग बचपन में पढ़े थे स्कूल डेज में, 9th 10th 11th 12th उसी टाइम पढ़े थे। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ पे m क्या होता है? स्लोप, और c क्या होता है? इंटरसेप्ट। और अगर मशीन लर्निंग के भाषा में यूज़ करेंगे तो वेट्स एंड बायसेस। तो आगे एक्चुअल में पढ़ेंगे कि वेट्स एंड बायसेस होते क्या हैं। तो W और B से अभी रिप्रेजेंट कर दिया, तो ML में ये बहुत ज़्यादा चलता है। तो अब ये लाइन कैसी होगी? लाइन वैसी होगी जो हमारे डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट कर सके, मतलब उस लाइन के एकदम आजू बाजू पॉइंट्स में ऐसी स्ट्रेट लाइन विच इज़ द बेस्ट फिट फॉर द गिवन डेटा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे यहाँ पे 3 लाइन है, ठीक है, लाल, हरी और नीली। तो रेड लाइन का स्लोप हुआ m1, इंटरसेप्ट हुआ c1। ग्रीन लाइन का स्लोप क्या हुआ? m2, इंटरसेप्ट c2। सिमिलरली फॉर ब्लू लाइन m3 एंड c3। और w और b से रिप्लेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमें ऐसा स्लोप और इंटरसेप्ट या ऐसा w और b फाइंड करना है सच दैट द रेसिडुअल्स आर मिनिमम। अब रेसिडुअल्स कौन सी नई चीज़ आ गई, देखते हैं। आसान ही है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। तो रेसिडुअल की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या थी? जो हमारे y वाले पॉइंट्स थे, ठीक है, y1 y2 y3। और प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो इक्वेशन आएगा mx प्लस सी। तो x1 पुट करेंगे तो कुछ y1 आएगा, x2 पुट करेंगे तो कुछ y2 आएगा ना। तो हमारी ऐसी लाइन, जो ये हमारा जो बॉडी दिख रहा है, मतलब पॉइंट और लाइन के बीच में जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका सम मिनिमम करे। रेसिडुअल्स क्या होते हैं? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो रेसिडुअल्स जब मिनिमम होंगे, वैसी लाइन हमारी क्या होती है? बेस्ट फिट लाइन होती है। तो रिग्रेशन में हम लोग ऐसा स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जिससे ये पूरे रेसिडुअल्स का सम मिनिमम होगा। तो अभी सम डायरेक्ट नहीं करते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं? सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? अगर हम डायरेक्ट सम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वैल्यू 0 हो सकती है। वैल्यू 0 होगी तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो फिर कई बार सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, और हमारी जो इंटरप्रेटेबिलिटी होगी मॉडल की, वो नहीं समझ में आएगी। वो क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि हमारी जो अगली मैट्रिक्स है वो डिपेंड करती है हमारे सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स पे। तो पहले सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ऑब्जर्व्ड i माइनस प्रेडिक्टेड i का होल स्क्वायर। मतलब बेसिकली वही हुआ ना, सम ऑफ स्क्वायर्स। डिफरेंस लिया, स्क्वायर किया, उन सबका सम करते गए। तो ये हमारी वैल्यू हुई सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स, SSR। अब SSR क्या होता है कि जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होती है, वैसे वैसे SSR की वैल्यू चेंज होती जाएगी। मतलब सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स चेंज होते रहेंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे, डिपेंड ऑन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेसिडुअल्स। तो हमें इसको एक परफेक्ट, एक समथिंग रेंज में लाना पड़ेगा जिससे कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्लियर हो पाए। तो उसके लिए हम निकालते हैं R2 स्कोर। तो R2 स्कोर क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स, मतलब SSR ऑफ एवरेज माइनस SSR ऑफ y हैट गिवन बाई डिवाइडेड बाई SSR ऑफ
एवरेज। तो अब यहाँ पे एवरेज क्या है, तो ये वाला जो हमारा बीच में लाइन दिख रही है येलो कलर से, ये हमारी एवरेज वैल्यू है। मतलब क्या हुआ, ढेर सारे जो y1 y2 y3 लिखे हुए हैं उनका एवरेज लिया, वहाँ से स्ट्रेट लाइन खींची और उस स्ट्रेट लाइन से हमने अपना सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स कैलकुलेट किया सारे वाइज से। तो सारे वाइज से जो हमने सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल कैलकुलेट किया, सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स ऑफ एवरेज लाइन, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दिए, हमारा जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ठीक, और फिर डिवाइड कर दिए वापस एवरेज से। तो ये थोड़ा प्रॉफिट लॉस जैसा दिख रहा होगा। प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, तो हमें निकल गया रहता है क्या, प्रॉफिट, ठीक है। तो सेम चीज़ R2 भी बताता है। R2 बेसिकली हमें बताता है कि हाउ मच परसेंटेज इट इम्प्रूव कंपेयर टू द एवरेज लाइन। मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले एक बीच में एवरेज लिया सारे वाइज का, वहाँ से एक लाइन खींच दी और हमने कहा कि ये हमारा बेंचमार्क है, ये हमारा बेस लाइन है कंपेयर करने के लिए मॉडल से। फिर हमने बेस्ट फिट निकाली, जो हमारी लाइन आई एक स्लोप M और C के साथ, उसका निकाल लिया SSR और फिर डिफरेंस लेके डिवाइड कर दिया। तो कितना पॉजिटिव परसेंटेज इंप्रूवमेंट हुआ कंपेयर टू आवर एवरेज लाइन, दैट इज डिफाइंड बाई R2 वैल्यू, ठीक। और ये R2 वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। जैसे 0.8 वैल्यू आई तो 80% इंप्रूव हो गया। मतलब हम हमारा जो बिना सोचे हमने जो एवरेज लिया था उससे हम 80% अच्छा लाइन खींच पाए, तो इसलिए हम R2 स्कोर निकालते हैं। आगे चलते हैं। तो आगे हम थोड़े कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं लीनियर रिग्रेशन के बारे में। कई बार ये चीज़ें कवर नहीं की जाती है। देख, तो हमारे पास ये यहाँ पे गिवन डेटा पॉइंट है और हमने एक लाइन फिट कर ली, उसका R2 वैल्यू निकाल लिया, उसको कह रहे हैं हम R, स्लोप आया है कुछ M अल्फा, इंटरसेप्ट आया है B अल्फा। तो अभी ये M अल्फा और B अल्फा कितना सिग्निफिकेंट है रिलेशनशिप बताने के लिए इसको हम करते हैं P वैल्यू से, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कभी भी पॉपुलेशन का डेटा नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रियल में पॉपुलेशन का डेटा नहीं है, हमारे पास एक सैंपल है। तो क्योंकि जो हमारे पास एक्चुअल पूरा डेटा नहीं है, हमारे पास एक सैंपल डेटा है, उसके हिसाब से जो भी हमने चीज़ें निकाली है, मतलब M और B निकाल ही रहे हैं ना, एक डेटा पॉइंट कुछ डेटा मिला हुआ है, उसके हिसाब से हम M की वैल्यू और B वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। तो M और B वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं है। मतलब अगर हम पूरा डेटा लिए होते जो M और B वैल्यू आती, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू ना होके एक गिवन एस्टिमेट है। मतलब वी आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट। इसलिए हम कुछ और चीज़ें कैलकुलेट करते हैं टू चेक हाउ मच गुड दीज वैल्यूज आर। उसमें एक वैल्यू होती है हमारी P वैल्यू। P वैल्यू क्या होती है, P वैल्यू बेसिकली हमें बताती है कि हाउ मच कॉन्फिडेंस डू वी हैव टू रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस और टू रिजेक्ट आवर हाइपोथेसिस। मतलब अगर हम क्या कह रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी हाइपोथेसिस है A इक्वल्स टू B, ठीक। तो हमारे पास क्या इतना ज़्यादा एविडेंस है कि हम ये कह सकें कि A इज़ नॉट इक्वल टू B। ग्रेटर देन है या लेस देन है वो बात की बात है, लेकिन A इक्वल्स टू B, दिस इज द आवर हाइपोथेसिस, वेदर वी कैन रिजेक्ट दिस और नॉट डिपेंड्स ऑन द P वैल्यू। तो हम ऐसा ही रिग्रेशन में करते हैं। रिग्रेशन में क्या कह रहा है, P वैल्यू ये बताती है कि चांस दैट एनी अदर डेटा, तो हमारे पास जो डेटा है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास सैंपल ऑफ द डेटा है, तो हमने कुछ और डेटा लिया, ठीक, और हमने फिर से लाइन खींची। तो हम क्या कर रहे हैं कि वो लाइन का जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं उससे जो हम R स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हमारी पिछले वाले R से बड़ी है कि नहीं। तो P वैल्यू हमें बताती है कि चांस दैट एनी अदर डेटा ऑन विच वी विल फिट द लाइन विल गिव R2 स्कोर बेटर देन द करेंट वैल्यू, ठीक। बेटर देन द करेंट वैल्यू हुआ मतलब हमारी ये वाली लाइन बेस्ट हुई, पिछली वाली लाइन बेस्ट नहीं थी। जैसे अगर हमारी P की वैल्यू 0.2 आ रही है तो देयर इज अ 20% चांस दैट अदर डेटा सेट ऑन विच वी फिट द लाइन विल हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन द करंट R, ठीक है। तो हम P का थ्रेशोल्ड 0.05 रखते हैं, ठीक। अगर हम P की वैल्यू 0.05 मतलब 5% भी चांस से कम रखते हैं, तो अगर 5% से ज़्यादा वैल्यू आ गई, P की वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आई, तो हमारा जो एस्टिमेट है M और B का, दैट इज रॉन्ग, ठीक। तो इसीलिए हम P वैल्यू कैलकुलेट करते हैं R2 स्कोर के साथ साथ।
सेम चीज़ें हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ भी कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें लिखी हुई है। द वैल्यू ऑफ एम एंड सी आर द एस्टिमेट्स ऑफ द एक्चुअल वेरिएबल, मतलब दे आर नॉट द एक्चुअल वेरिएबल। जैसे हमारे पास डेटा है सिर्फ पिछले 10 साल का, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम सारा डेटा पॉइंट कलेक्ट करना शुरू कर दे तो हो सकता है 100 साल का डेटा होता। तो हमारे पास 10 साल का डेटा है, उस 10 साल के डेटा के हिसाब से हम एम और सी की वैल्यू कैलकुलेट किए। तो हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज रहती है। अगर हम चेक करते हैं किस रेंज के बाहर रह रहा है तो भी हमारा एस्टिमेट्स गलत है। तो पी वैल्यू और कॉन्फिडेंस इंटरवल आर यूज टू डिटरमाइन हाउ गुड द एस्टिमेट्स आर। तो ये सारे हमारे कैविएट्स से। मल्टी डायमेंशनल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा? मल्टी डायमेंशनल लीनियर रिग्रेशन में मल्टीपल इनपुट्स आएंगे, x1, x2, x3, x4, और हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? y है। तो इस तरह से हमारा जो फीचर्स और आप कह दीजिए क्लास लेवल, मतलब क्लास लेवल तो नहीं होगा लीनियर रिग्रेशन में, कंटिन्यूअस पॉइंट है, मतलब प्रेडिक्टिंग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जिसको हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो हमारा लाइन की जगह क्या होगा? प्लेन फिट होएगा। और हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा? y हैट इज इक्वल टू अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 ऐसे ऐसे करते हुए अल्फा m xn प्लस y स्टार इंटरसेप्ट, ठीक। और मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो y इक्वल्स टू x ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स ऑफ अल्फा प्लस b, ठीक। ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल लीनियर रिग्रेशन। अभी लीनियर रिग्रेशन में अजम्पशन होता है, तो एक अजम्पशन उसमें से ये होता है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं दे आर नॉट कोलिनियर, मतलब द वेरिएबल्स, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर independent of each other. Two variables x1 and x2 does not have a relationship between each other. मतलब x1 cannot be represented by x1 is not equal to some alpha times x2, ठीक है। और अगर ऐसा होता है उसे हम कहते हैं कोलिनियरिटी, ठीक है। और अगर मल्टीपल वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो फिर क्या कहते हैं? मल्टी कोलिनियरिटी। जैसे यहाँ पे x1 is equal to k x2 plus x3. There is a relationship between x1 and other variables. We have a case of multicollinearity over here. जैसे यहाँ पे अगर हमारा इक्वेशन आएगा तो y is equal to अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा 3 x3 ऐसा लिख के आएगा, लेकिन हमारा जो x1 है वो x2 और x3 पे डिपेंडेंट है। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन में मानते ये हैं कि अगर हम x1 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, x1 को चेंज कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब x2 x3 ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रख रहे हैं, तो जितना डिग्री चेंज होगा x1 में उतना ही प्रोपोर्शनेट डिग्री चेंज होगा y में, बाकी सब में नहीं। लेकिन अगर हमारे पास कोलिनियरिटी या मल्टी कोलिनियरिटी का केस आ जाता है तो हम बाकी चीज़ें कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं। x2 और x3 में भी चेंज हुआ तो x1 भी चेंज हुआ तब y चेंज हुआ। इससे हमारी वेरिएबल की इंटरप्रेटेबिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब x1 पे y इंडिपेंडेंटली कैसे डिपेंडेंट है ये हमें नहीं पता चलता है, कितना प्रोपोर्शनेट में चेंज हो रहा है ये हमें नहीं पता चलता है। मॉडल हमारा फिट कर लेगा, लाइन हमारी हो सकता हो फिट कर ले ओवरऑल, लेकिन क्या होगा कि वेरिएबल्स की इंटरप्रेटेबिलिटी खत्म हो जाती है। हम अच्छे से अगर डिबग करने जाएंगे, देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, परफॉर्मेंस में और मे नॉट इम्पैक्ट, वी एज्यूम ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अभी हम इसका चेक कैसे करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक बढ़िया सी वैल्यू है जिसको हम कहते हैं वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर या VIF स्कोर। तो VIF कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, अगर VIF कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू 1 आई तो देयर इज नो कोलिनियरिटी। अगर 1 से 5 के बीच में आएगी तो मॉडरेट चल जाता है, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा आ रही है देयर इज अ सीवियर कोलिनियरिटी एंड वी नीड टू मिटिगेट। इसको मिटिगेट कैसे करें? तो हम कुछ फंक्शन बना लेते हैं। और फंक्शंस क्या हैं? जैसे अभी हमने ऊपर लिखा x1 इज इक्वल टू के x2 प्लस x3, या फिर x1 इज इक्वल टू x2 इंटू x3। तो x1 क्या है? दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन है। ये सारे ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं इंडिपेंडेंटली। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, पेयर प्लॉट या टू फीचर्स प्लॉट, तो उसमें दिख जाता है ग्राफ का शेप, दिख के हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और एक और तरीका होता है, उसको कहते हैं सेंटरिंग। सेंटरिंग मतलब होता है स्केलिंग। गिवन वैल्यू ऑफ जैसे xi है तो xi माइनस x मिनिमम और x मैक्स माइनस x मिनिमम ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो x मिनिमम की जगह मीन वैल्यू भी माइनस करके लोग कर देते हैं। तो
सेंटरिंग कर देते हैं, एक रेंज में लाते हैं, उससे एक सीवियर कोलिनियरिटी का जो इश्यू होता है वो मिटिगेट हो जाता है। यहाँ पे हमारा था लीनियर रिग्रेशन खत्म। और अभी यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, ग्रेडियंट डिसेंट टू गेट द पैरामीटर्स। तो ग्रेडियंट डिसेंट टू गेट द पैरामीटर्स इसलिए लिखा है कि हम ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लेकिन थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्यों लिखा है और क्या मतलब है इसका। तो बेसिकली अभी हमने देखा y इज इक्वल टू mx+c हमें निकालना है, ठीक है। m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे m की वैल्यू कैसे निकलती थी। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 और x2 और y1 और y2, तो m की वैल्यू क्या हुई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m की वैल्यू आ गई, फिर हम वहाँ पे पुट करें, फिर कोई x1 और y1 पुट करा और c की वैल्यू निकाल ली। तो मतलब हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन था। लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन होता है, लेकिन आगे जो हम ML के मॉडल्स और डीप लर्निंग में जो हम लोग देखेंगे, जो ट्रेनिंग वगैरह जिसको कहते हैं, तो उसमें हम यही वेट्स और बायसेस फाइंड करने की कोशिश करते हैं यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। तो ग्रेडियंट डिसेंट इज एन इटरेटिव प्रोसेस। अलग अलग वैल्यूज देखते हैं, पुट करते हैं, पुट नहीं करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर फाइनली पहुंचते हैं अपने ऑप्टिमम वेट्स और बायसेस पे। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट लिखा हुआ है। ग्रेडियंट डिसेंट भी यूज करके हम लोग लीनियर रिग्रेशन के m और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो आगे जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक ही हमें पढ़ाना था। लीनियर रिग्रेशन के सारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सबको पता होने चाहिए। अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला नहीं लिखे, पी वैल्यू का फॉर्मूला और ये सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखी, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। आप कैलकुलेट कर लें, उसकी ज़रूरत है तो आप अलग से गूगल पे देख के पढ़ लीजिए। थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लीनियर रिग्रेशन में क्या करते हैं, लाइन फिट करते हैं। क्यों फिट करते हैं? अपने रेसिडुअल्स को मिनिमम करने के लिए मिनिमम करते हैं और बेस्ट फिट ऑब्टेन करते हैं। और हमारे पास कैसे पता करें कि हमने सबसे बहुत अच्छा वो निकाला है, उसके लिए हम R2 स्कोर कैलकुलेट करते हैं। R2 स्कोर 0 से 1 के बीच में आता है, जो बताता है कि कितना परसेंटेज इंप्रूव हुआ है कंपेयर टू द एवरेज लाइन। ठीक, R2 स्कोर कैलकुलेट हो गया और फिर P वैल्यू बताती है कि हमारे कितना अच्छा एस्टिमेट है M और C का। मतलब कोई और सैंपल ऑफ डेटा पॉइंट ले लेंगे तो हमारा R2 स्कोर इस वाले से बढ़िया नहीं आ जाएगा, ये बताती है P वैल्यू। सेम थिंग वी कैन डू विद द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑल्सो। और फिर हम देखा मल्टी डायमेंशन में कैसा होता है और कोलिनियरिटी कैसे इफेक्ट करती है हमारे रिग्रेशन को, और कोलिनियरिटी को मिटिगेट कैसे करें। और कोलिनियरिटी चेक करने का भी हमने देखा, कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करें जिससे हमें पता चले कोलिनियरिटी है कि नहीं, उसको कहते हैं VIF। ठीक है, इसी के साथ आज की कक्षा हमारे पाठशाला में समाप्त। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।